Okay guys, I need your attention. Let's begin. ठीक है? Let's begin solving some questions. A student determines the circumference of a golf ball. Circumference निकाल रहा है golf ball की. Which instrument gives a reading that is the circumference of the golf ball? Yes. किससे निकालोगे आप? हाँ? माइक्रोमीटर से आप उसकी सर्कमफ्रेंस निकालोगे और बॉल को आप उसमें माइक्रोमीटर में फंसाओगे. क्या हो गया? बेटे कैलिपर से भी कैसे निकलेगी? वो तो डायमीटर निकाल के देगा आपको. टेप इज द वन वी हैव टू गो. यार खुद सोचो, मैथ्स के स्टूडेंट हो, ये अगर मेरे पास एक बॉल है तो बेसिकली इसका अगर सर्कमफ्रेंस निकालना है, यू हैव टू गो ऑल द वे बैक. यानी आप टेप को यहां से पकड़ोगे, घुमाओगे, पूरा घुमाकर पीछे से घुमा के लेकर आओगे इसमें. गॉट इट? सॉरी, डी मैंने इसको मार्क करना था, मैंने इसको सी कर दिया. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, ये कह रहा है अ मैन पुल्स अ स्लेज ऑफ मास 25 kg अक्रॉस अ लेवल ग्राउंड विथ अ हॉरिजॉन्टल force of 60 Newton, a constant force of friction 20 Newton x on the sledge. What is the acceleration of the sledge? अब जरा इसमें सुनो, फॉरवर्ड फोर्स कितनी है? 60. यानी हमारे पास जो है फॉरवर्ड फोर्स है 60, रिवर्स फोर्स कितनी है? 20. दिस शुड बी इक्वल टू, अच्छा मुझे बताओ रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन. सो मास हमारे पास है 25 इंटू एक्सेलरेशन ए. निकाल लो एक्सेलरेशन. 1.6. ओके, यहां तक भी पहुंच गए. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप, अ कार मूव्स इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कार? अब ये सर्कुलर मोशन में जा रही है तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होगी. सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होती है? बेटे ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है सेंट्रीपिटल फोर्स. इज दैट क्लियर? इफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स वैनिशेस, मेरा एक सवाल है, सपोज करो कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाए, किस तरफ जाएगा? सीधी चली जाएगी डी पे. ठीक है. विच प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी रेसिस्ट चेंज फ्रॉम अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन? बेटे तब बच्चे, मास, एग्जैक्टली, मास इनर्शिया के बराबर होता है. मास एंड इनर्शिया रिलेटेड. जितना ज्यादा मास उतना डिफिकल्ट उसको मूव करना, उतना ही डिफिकल्ट उसको रोकना. सही है. नेक्स्ट स्टेप, ये कह रहा है अ ब्रिक इज प्लेस्ड ऑन अ न्यूटन मीटर एंड देन ऑन अ बीम बैलेंस. ओके, व्हाट इज मेजर्ड बाय ईच इंस्ट्रूमेंट? न्यूटन मीटर पे क्या मेजर होगा? ये फैन नहीं ऑन करो बेटे, मैंने अभी बंद करवाया था यार मेरे. ओके गाइस, न्यूटन मीटर है और बीम बैलेंस है. हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूटन मीटर वेट मेजर करेगा और बीम बैलेंस मास मेजर करेगा. तो इसमें कौन सा होगा? सी, स्ट्रेट अवे सी. ठीक है. नेक्स्ट, ये कह रहा है अ यूनिफॉर्म प्लैंक इज पिवटेड एट इट्स मिड पॉइंट. ओके, सो द पिवट पॉइंट इज लोकेटेड ओवर हियर. ठीक है, मिड पॉइंट पर है. ओके, यूनिफॉर्म भी है. The two weights are added to the planks, one weight on each side of the pivot in the position shown. Okay, a vertical force is applied at point X. Okay, to balance the plank. What is the size and the direction of this force? अच्छा, अब सबसे पहली चीज है, हमें नहीं पता. हमें एक चीज का पता है, मतलब कॉमन सेंस की बात है. अभी इसमें देखते हैं, ये डेड सेंटर पे रखा हुआ है. अग्रीड. मुझे पता है कि ये वाली जो साइड होगी इसका मोमेंट ज्यादा आ रहा होगा कंपेयर टू दिस मोमेंट. अग्रीड. तो अगर मुझे, सीधी सी बात है, अगर मुझे बैलेंस करना है तो एक्स पे जो मेरा मोमेंट होगा वो इस साइड पे होना चाहिए. यानी इसका मतलब है कि उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? फोर्स का अपवर्ड होना चाहिए. एक बात तो अपवर्ड तो हो गई, लेकिन साइज कितना होना चाहिए अब वो हमें निकालना है. सो हम एक काम कर सकते हैं, लेट दिस फोर्स बी F नाम रख दे इसका. सही है. और मैं इस पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगा दूं. यानी मेरे पास, जरा इधर देखो, ये वाली जो फोर्स होगी इसको इस तरफ घुमा रही होगी, ये वाली इसको इस तरफ घुमा रही होगी और ये वाली भी इसको इस तरफ घुमा रही होगी. तो इन दोनों को तो मुझे ऐड अप करना पड़ेगा, इसको और इसको, क्योंकि सेम डायरेक्शन में घुमा रहा है. यानी ये दोनों इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं. तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 8 multiplied by 2 should be equal to 12 multiplied by 2.
ऑल डिस्टेंसेस हैव टू बी टेकन फ्रॉम द पिवट पॉइंट। भाई इधर देखो, इस F का डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना था, 4 था। इस वाली 8 न्यूटन फोर्स का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर्स। अग्रीड, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो अब इसमें से निकालो इसकी F की वैल्यू। F इंटू 4 इज इक्वल टू 12 2 24, ये हो जाएगा, सॉरी 24 माइनस 2 8 16, और ये हो जाएगा 24 माइनस 16 कितना होता है, 8। 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, 2। यानी सारी चीजें तो मुझे करनी पड़ रही है, बी सही है। नेक्स्ट स्टेप, विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर? एनर्जी क्या है, स्केलर। जल्दी जल्दी जवाब दो। फोर्स क्या है, वेक्टर। स्पीड क्या है, स्केलर। टाइम क्या है, स्केलर। बी आंसर। विच प्रोसेस इन द सन प्रोड्यूसेस एनर्जी? क्या कॉमन क्यों पढ़ नहीं रहे हो क्या तुम लोग बेटे? 1 महीने के बाद पेपर है यार। फ्यूजन सही है। नेक्स्ट स्टेप, a 300 Newton force is applied to the box to move it up the ramp as shown in the diagram. How much work is done by the force when moving the box from X to Y? अच्छा, अब इसके अंदर हमें पता है work done is the product of the force and the distance moved parallel to the force. तो मेरे पास फोर्स कितनी है, 300 न्यूटन है, और मेरे पास डिस्टेंस मूव कितना है, 5। यानी 300 इंटू 5 डायरेक्ट करो, कितना हो जाएगा, 1500। सही है। ये बोलता है 4 बीकर्स कंटेन द सेम लिक्विड, एट विच पॉइंट इज द प्रेशर द ग्रेटेस्ट? नहीं, जिसमें मेरे पास डेप्थ ऑफ द लिक्विड सबसे ज्यादा होगी। इसमें तो डेप्थ है ही नहीं, इसमें डेप्थ है, इसमें डेप्थ सबसे ज्यादा है, इसमें डेप्थ थोड़ी छोटी है। तो सबसे ज्यादा डेप्थ किस में आ रही है, सी में। सही है। अच्छा, ये कहता है अ ब्लॉक ऑफ वेट W रेस्ट ऑन अ साइड ऑफ एरिया A. ओके, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज G. व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड ड्यू टू द ब्लॉक? A block of weight W rests on the side of area A. The gravitational field strength is G. What is the pressure? Pressure is equal to W over A. कौन सा होगा इसका? B. Straight away B. सही है। Next ये कह रहा है water of depth 10 meters exerts a pressure equal to atmospheric pressure. अच्छा, ओके। यानी ये वाला सवाल मैं आपको समझाऊं इधर कि भाई मेरे पास एक लिक्विड है, एक मतलब एक डेप्थ है, वाटर ऑफ डेप्थ 10 मीटर्स। यानी मेरे पास सपोज करो लेट दिस बी वाटर ऑफ डेप्थ 10 मीटर्स। यहाँ तक ये 10 मीटर्स है, और इधर मेरे पास जो इसका जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, 1 ATM के बराबर। अग्रीड, यहां तक पहुंच गए? इज दैट क्लियर? अच्छा, मुझे बोलता है एक्सर्ट्स अ प्रेशर, वाटर ऑफ डेप्थ एक्सर्ट्स अ प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। एन एयर बबल राइजेस टू द सर्फेस ऑफ द लेक विच इज 20 मीटर्स डीप। ठीक है, विच इज 20 मीटर्स डीप, यानी वो यहां से राइज कर रहा है 20 मीटर्स से। अग्रीड। When the bubble reaches the surface, its volume is this. What is the volume of the air bubble at the bottom of the lake? अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अग्रीड। तो यहाँ पर भी मेरे पास जो 10 मीटर्स था, लिक्विड प्रेशर ATM प्रेशर के बराबर था, लेकिन एटमॉस्फेयर इधर भी एक्ट कर रहा होगा, और इधर मेरे पास ये हो जाएगा 2 टाइम्स ATM प्लस ATM। अग्रीड। क्योंकि ATM जो है, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो इधर भी था, वो इधर भी है, वो इधर भी है, खुला हुआ है ऊपर से। अग्रीड। यानी मुझे अगर मैं निकालूं तो सबसे पहली चीज है कि मैं द P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा सकता हूं। यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा सकते हैं। यानी सबसे पहली चीज है, मेरे पास जो नीचे था, what is the volume of the air bubble at the bottom of the liquid? यानी let that volume be V1, और इधर मेरे पास प्रेशर कितना है, 3 टाइम्स एटमॉस्फेयर। सो 3 ATM मल्टीप्लाइड बाय V1,
शुड बी इक्वल टू P2 कितना है मेरे पास, जो प्रेशर 2 है वो सिर्फ ATM बचा है क्योंकि सरफेस पे राइज हो गया है, और वॉल्यूम उधर कितना आ रहा है मेरे पास, वॉल्यूम आ रहा है 6 सेंटीमीटर क्यूब। सो 6 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली ATM कैंसिल आउट होगा डायरेक्टली, यानी मेरे पास बचा V1 शुड बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 2A आंसर। ये वाला मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, सही है, मुश्किल था ये वाला, नो डाउट अबाउट दैट। नेक्स्ट, a gas in a container of a fixed volume is heated. Okay, what happens to the molecules of the gas? A gas in a container of a fixed volume is heated. गर्म किया, they collide less frequently, ये तो नहीं हो सकता। They expand, नहीं, molecules कभी expand नहीं होते। They move faster, that is correct C। further away नहीं हो सकता क्योंकि volume constant है। Agreed। ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, ये हट चुका है सिलेबस में से। अच्छा, ये कह रहा है a slice of bread is placed under a red hot electric grill to make toast. Okay, how does heat energy reach the bread? रेडिएशन ओनली, रेडिएशन, सिर्फ रेडिएशन ओनली। भाई एक चीज तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, जरा सुनो, कन्वेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। कन्वेक्शन अगर होगी तो वो तो ऊपर चला जाएगी हीट, सही है, तो वो तो नीचे आएगी ही नहीं, गर्म हवा तो नीचे नहीं आ सकती है। भाई कंडक्शन एंड कन्वेक्शन नहीं हो सकता, कंडक्शन ओनली नहीं हो सकता। मेजर चीज है, अगर कंडक्शन ओनली होता तो एयर में तो बहुत ही वीक होती है कंडक्शन, वो तो सुबह हो जाती बनाते बनाते टोस्ट को। तो इसीलिए वी ओनली रिसोर्ट टू रेडिएशन ओनली, बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, फिर ये कह रहा है 16th वाला आप लोग ट्राई करोगे, मैं 1 मिनट पॉज करूँ इसको। आप लोग कह रहे हो D for dog। लेट्स सी, व्हेन द रेफ्रिजरेटर इज फर्स्ट स्विच ऑन व्हाट हैपेंस टू द एयर नियर द कूलिंग यूनिट। कूलिंग यूनिट से एयर, द पार्टिकल्स ऑफ द एयर मूव क्लोजर टुगेदर बिकॉज उनकी जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज हो रही होगी। अग्रीड। सो और द डेंसिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेस, D is the best way। सही है, that is correct। A water wave in a ripple tank refracts as it moves from deep water to shallow water. Which property change as the wave refracts? अगर refraction होती है तो क्या चीज कांस्टेंट रहती है? क्या चीज कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग refraction? जी, one thing remains constant। बेटी ये पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। सो फ्रीक्वेंसी तो आ ही नहीं सकता, इसमें सिर्फ स्पीड और वेवलेंथ में चेंजेस आएंगे। समझ गए? ये तुम लोग पढ़ रहे हो। नेक्स्ट, द डायग्राम शोज लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर है, रिफ्लेक्शन होगी। विच रो गिव्स द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नेम ऑफ द लाइन PQ। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 40 होना चाहिए, तो ये भी होगा। द लाइन PQ इज कॉल्ड नॉर्मल, इज कॉल्ड नॉर्मल। PQ लाइन ये वाली है, डॉटेड लाइन। ये कह रहा है विच लेंथ इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस शोन इन द डायग्राम। कौन सा? B इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द फोकल लेंथ। सही है। एनी रे दैट ट्रेवल्स पैरेलल to the principal axis will always pass through the focal point. So basically B is the correct answer. Next, ये वाला, the rays of light from a ray box pass through lenses placed at positions 1, 2 and 3. सबसे पहला लेंस कौन सा होगा? पोजीशन 1 वाला। भाई इन रेस को करीब लाने की कोशिश कर रहा है, सीधी जा रही थी, उसको सीधी को इसने अपनी तरफ मोड़ा, तो ये कौन सा हुआ? ये वाला, पोजीशन 1 कन्वर्जिंग। फिर दूसरा वाला भी कन्वर्जिंग हुआ, तीसरा वाला जो है जरा इधर देखो, ये ऐसे जा रहा था और उसको इसने डेविएट करने की कोशिश की, डाइवर्जिंग होगा लास्ट वाला। तो कौन सा होगा इसका आंसर? बी। सही है। नेक्स्ट, light passes from air into a block of glass as shown. Okay, we can see that. Which expression is equal to the refractive index of the glass?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हमारे पास होता है, हमें पता है कि ऊपर जो लेस डेंस वाला एंगल हमें पता है n इज इक्वल टू साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा 2। हमारे पास लेस डेंस वाला एंगल कौन सा है विद द नॉर्मल, बताओ जल्दी बताओ, W। और मोर डेंस वाला कौन सा है, y, साइन y। तो कौन सा वाला आ रहा है, A। अग्रीड। नेक्स्ट ये कह रहा है अ साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू एयर, द लाइंस इन द डायग्राम शोज द पोजीशंस ऑफ द लेयर्स ऑफ एयर एट वन पर्टिकुलर टाइम, विच डिस्टेंस शोज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। अब जरा सुनो, डिस्टेंस बिटवीन टू रेयर फ्रैक्शंस इज वन वेवलेंथ या डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस इज वन वेवलेंथ। लेट्स लुक फॉर दिस थिंग। अब सबसे पहली चीज है इसके अंदर हमारे पास है, पहले हम लोग इस डायग्राम को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। 3 3 और 3 है, 2 सक्सेसिव मेरे पास मुझे चाहिए। तो कौन सा आंसर बेस्ट है इसमें जी? सी क्यों होगा बेटे? बेटे डी क्यों होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बिटवीन ये भी रेयर फ्रैक्शन है, ये भी रेयर फ्रैक्शन है। रेयर फ्रैक्शन टू रेयर फ्रैक्शन इज वन, क्या बोलते हैं, इज वन वेवलेंथ। सही है, ये भी हो गया। अच्छा ये कहता है 4 plotting compasses are placed near a bar magnet. You may ignore any effects of the Earth's magnetic field. One compass appears like this. We can say that. What is the possible position for this compass? अच्छा, इधर अगर मैं रखूंगा तो कंपस की पोजीशन ये आएगी, इधर रखूंगा तो कंपस की पोजीशन ये आएगी, डी पे रखूंगा तो कंपस की पोजीशन ये आएगी, सी ही बचा है सिर्फ। सही है। नेक्स्ट स्टेप, a polythene rod is rubbed with a cloth and cloth becomes positively charged. अगर ये क्लोथ पॉजिटिवली चार्ज हुआ होगा तो इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे या लूज किए होंगे? लूज किए होंगे। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द ट्रांसफर ऑफ चार्ज? नेगेटिव चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द क्लोथ टू द पॉलिथीन। नहीं, इसने बोला क्लोथ बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द क्लोथ टू द पॉलिथीन। तो क्लोथ ये हो सकता है, सही है, इनफैक्ट यही होगा हमारे पास। सही है। नेक्स्ट, a charge of 45 coulomb flows through an electric appliance in 3 minutes. What is the average current? I is equal to Q over T होता है। So 45 divided by time को seconds में लेना होगा। So ये आ जाएगा 3 into 60। कितना आ रहा है? 0.5। कितना? 0.25 A। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, which how can 1 volt also be expressed? 1 joule per coulomb. D. The diagram shows a battery of 3 1.5 volt cells. Okay, what is an advantage of this arrangement of cells? Parallel में क्या advantage होता है? The battery can supply current for longer time than a single 1.5 cell. That is true. आगे भी पढ़ लेते। The battery can supply any EMF between this, नहीं। The battery supplies more energy, नहीं। The EMF A is the correct answer because the overall setup lasts longer. Next, ये वाला है, which diagram shows the arrangement of the ammeter and the voltmeter to obtain readings to find the power of the lamp. और पावर के लिए हमें पावर ऑफ द लैंप निकालना है। तो कौन सा अरेंजमेंट सबसे बेस्ट है जी? हमें निकालना है पावर, हमें निकालना है वोल्टेज, वोल्टेज और करंट चाहिए। तो P इज इक्वल टू आई बी के लिए बेस्ट कौन सा है? बी। सही है। नेक्स्ट स्टेप, ये कह रहा है a 6 volt बैटरी इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क कंटेनिंग 5 आइडेंटिकल रेसिस्टर, सबकी रेसिस्टेंस बराबर है। A voltmeter has 1 lead connected to point K as shown. Okay, at which point should lead L be connected so that the voltmeter reads 3 volts? अच्छा, अब सबसे पहली चीज है यहां पे इसने कनेक्ट किया है। एक चीज जरा नोट करना, रेसिस्टर इक्वल है। अगर मैं सिर्फ अपना इस लूप पर फोकस करूं, इस लूप पर अगर मैं देखूं
तो मेरे पास 3 वोल्ट्स इस पर भी होंगे, 3 वोल्ट्स इस पर भी होंगे। यानी अगर मैंने इसको उठा के, इस एल को उठाकर ए पे कनेक्ट कर दिया, पूरे के पूरे 3 वोल्ट्स आ जाएंगे मेरे पास। ए इज द करेक्ट आंसर। सही है। और अगर मैंने डी पे कनेक्ट किया होता तब कितना आता? 2 आता। और अगर मैं सी पे कनेक्ट करता तब कितना आता? 4। अच्छा, ये कह रहा है द डायग्राम शोज द वायरिंग ऑफ अ 3 पिन मेंस प्लग। देयर इज एन एरर इन द डायग्राम। ओके, वी कैन सी, लेट्स लुक फॉर दिस। व्हाट इज द एरर? वो ये है, द केबल कवर सी इज नॉट अंडर द स्लिप एस। एक मिनट एक और चीज देखते हैं। द अर्थ वायर ई इज कनेक्टेड टू द रॉन्ग टर्मिनल। नहीं, अर्थ वायर बिल्कुल सही टर्मिनल पे कनेक्टेड है। द फ्यूज एफ इज कनेक्टेड टू द लाइव वायर, ये भी सही है। द लाइव वायर एल इज कनेक्टेड टू द रॉन्ग एंड ऑफ द फ्यूज एफ, नहीं ये सही है। ये वाला सिर्फ यही वाला ए है। ये केबल जो है ना, ये अंदर तक होनी चाहिए थी, इसको कोटिंग। इससे ये होगा कि ये तारें, ये जो है ना, ये एक्सपोज्ड वायर्स हैं, अगर ये कवर्ड होनी चाहिए थी। असल में यहाँ पे अगर आपने रखा होगा तो ये वायर बाहर एक्सपोज हो जाएंगी, बाहर कोटिंग हो जाएगी, फिर जल्दी उतर जाएगी इसकी कोटिंग। अच्छा, नेक्स्ट। A 100 watt lamp is switched on for 5 hours each day for 3 weeks. Okay, 5 hours each day for 3 weeks. अच्छा, the cost of 1 unit of electricity is this. How much does it cost to run the lamp for this time? अच्छा, सबसे पहले इस पावर को मुझे किलोवाट्स में कन्वर्ट करना होगा, यानी 0.1 किलोवाट हो गया। अग्रीड, यहाँ तक भी पहुँच गए, सही है। मुझे पता है कि 1 किलोवाट आवर की जो प्राइस है वो है 0.24। अब मुझे टोटल टाइम कैलकुलेट करना है, कितने घंटे हुए थे? 5 घंटे ईच डे। इसने बोला है ना, ईच डे फॉर 3 वीक्स। 3 वीक्स में मेरे पास कितने डेज हो जाएंगे? 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया, 21 डेज हो गए। 21 डेज में से 5 घंटे मेरे पास जो होंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 कर लूं, यानी मेरे पास जो टोटल आवर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 105 आवर्स। अग्रीड, यानी 105 आवर्स, यानी मैं इसको करूं 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 105 करूं तो ये हो जाएगा 10.5 किलोवाट आवर्स। अग्रीड, यानी अब मैं इसका रेशो लगा सकता हूं, यानी अगर 1 किलोवाट आवर $0.24 के बराबर है तो 10.5 कितने के बराबर हो जाएंगे? तो 10.5 जो भी आंसर है, ये आ रहा है कितना? $2.52। सही है। अच्छा, फिर ये कह रहा है द डायग्राम शोज अ सिंपल डीसी मोटर, द स्विच एस इज क्लोज्ड एंड द कॉइल रोटेट्स, which change makes the coil rotate in the opposite direction and at a faster rate. Okay, opposite direction में घुमाना है इस coil को। Increase the current in the coil and increase the number of turns in the coil, नहीं, हमें rotation opposite direction में भी कराना है, faster rate तो हो जाएगा। Reverse both the magnetic field and the current in the coil, नहीं, ये नहीं हो सकता। Reverse the magnetic field and decrease the current in the coil, नहीं। Reverse the magnetic field and increase the current in the coil, D, उल्टी घूमेगी और तेज घूमेगी। Okay, the diagram shows a wire PQ between the north pole and the south pole of the magnet. There is a current in the wire in the direction shown in the arrow. What is the direction of the force on the wire PQ? इसमें Fleming's left hand rule लगाओगे, तो अगर मैं लगाता हूं अपने पास, तो मेरे पास, नहीं बेटे, नॉर्थ टू साउथ किया और ये गया इनटू द पेज आएगा, इनटू द पेज आएगा। आप ट्राई करके देख लो, लेफ्ट हैंड से करके देख लो, इनटू द पेज आएगा। भाई फर्स्ट फिंगर नॉर्थ टू साउथ एम करो, मिडिल फिंगर को पी टू क्यू एम करो, और आपके पास जो थंब आएगा वो किस तरफ आ रहा है? इनटू द पेज। सही है। नेक्स्ट, electrical power is transmitted by cables over long distances at very high voltages. What are the effects of using high voltage transmission? Power losses cables में क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, लो हो जाएगी। Current in the cables क्या होगा? लो। वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारे पास लो करंट होता है। आप स्टेप अप ऑपरेशन कर रहे हो।
अच्छा ये कह रहा है द डायग्राम रिप्रेजेंट थर्म आयोनिक एमिशन आपके सिलेबस से आउट है, हटा दो इसको। अच्छा ये वाला जरा इसका 36 का आप लोग करके दो मुझे। इधर देखो, सबसे पहले इसने कहा है व्हेन आर इज एडजस्टेड टू 6 वोल्ट 6 ohms किया, अच्छा व्हेन आर इज एडजस्टेड टू 6 ohm तो 6 वोल्ट से 3 वोल्ट इस पे आएंगे, 3 वोल्ट इस पे आएंगे, अग्री दोनों पे सेम आने चाहिए, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग व्हेन द आर इज देन फर्दर इंक्रीज्ड? अगर मैंने इस आर को बढ़ा दिया बियॉन्ड 6 ohms किया तो ये वोल्टेज ज्यादा खाएगा, तो मेरा इसका मतलब है कि V2 मेरे पास इंक्रीज होना चाहिए और V1 डिक्रीज होना चाहिए, तो बी आंसर होना चाहिए इसका स्ट्रेट अवे। सही है। Which nucleus is produced when americium-241 emits an alpha particle? अब अगर अल्फा पार्टिकल एमिट करता है AM 241 और 95 है, जब अल्फा एमिशन होगी तो जो मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा उसके ऊपर वाला नंबर कितना कम होगा? 4 कम होगा, तो कितना हो जाएगा? 237 और नीचे वाला क्या हो जाएगा? तो 293 कौन सा है? ये वाला, और 93 ए इज द करेक्ट आंसर। सही है। नेक्स्ट, which states the 3 types of radiation emitted by radioactive isotope in order of their ionizing effect from highest to lowest? हाईएस्ट किसकी होगी? अल्फा। लोएस्ट किसकी होगी? गैमा। तो A is the correct answer, alpha, beta, gamma. Which statement about the half-life of a radioactive isotope is correct? Half-life changes as the isotope decays. क्या इसमें सच है ये वाला स्टेटमेंट? नहीं, half-life तो कांस्टेंट रहती है। Half-life is the time it takes for the nucleon number of the isotope to half. क्या बकवास कर रहा है भाई? Half-life is the time it takes for the number of nuclei of the isotope to decrease to 0. नहीं भाई, half-life is the time taken for the number of nuclei of the radioactive isotope to decrease by half. यही तो definition लिखवाई थी आपको। D is the correct answer. Last question. The diagram represents the nuclei of 3 atoms. इधर देख लो, 3 atoms हमारे पास है, which are isotopes of these same elements. अच्छा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन नंबर जो है ये ब्लैक से शो हो रहा है, प्रोटॉन नंबर किस में सेम आ रहे हैं? क्यूब नहीं भाई, PNR कहाँ है? PNR B। हो गया, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो गया।